जिस तरह से अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी तादाद में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसलिए की थी ताकि स्वच्छ रहे देश। और जिस तरीके से लोगों को जुड़ने की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान से, काफ़ी अच्छा प्रतिशत भी है। लेकिन एक नई खोज, नई पहल हुई है मुंबई के कांदिवली में, जिसके लिए अगर बात करें तो कार्बनिक खाद के सूखे कचरे से कार्बनिक खाद बनाने की मशीन का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं कांदिवली पूर्व विधानसभा के बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर जी। उनसे जानते हैं, भातखलकर जी, जिस तरीके से बात करें तो स्वच्छ भारत अभियान को जिस पहल हुई थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, देश में स्वच्छ भारत अभियान काफ़ी तेज से फैला हुआ है। ऐसे में आपने एक नई पहल की है अपने विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे विधानसभा में शिव ठाकुर कॉम्प्लेक्स में 7 सोसाइटी ऐसी है जहां प्रतिदिन 100 केजी से ज़्यादा कचरा इकट्ठा होता है, और जहां 100 केजी से ज़्यादा वेट गार्बेज प्रतिदिन इकट्ठा होता है वहां 1 जनवरी से महापालिका कचरा उठाने का काम बंद करने वाली है। और इसके लिए गोकुल हेवन सहकारी गृह निर्माण संस्था ने एक मेरे मदद से अलग प्रकार का यंत्र बिठाया है, जिसमें वेट गार्बेज ये डाला जाएगा, उसका श्रेडिंग हो जाएगा और उससे अच्छे प्रकार का खत भी बना जाएगा। और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट एक साथ सोसाइटी के ऊपर बर्डन न आते हुए 3 बरस तक वही कंपनी उसका मेंटेनेंस देखेगी और हर महीना थोड़ा थोड़ा भुगतान करके लोगों को उसका पेमेंट करना है। इस प्रकार का प्रावधान हमने किया। टेक्नोलॉजी भी नई है और उसका जो इकोनॉमिक मॉडल हमने बनाया है वो इस पद्धति से बनाया है कि जिसके कारण लोगों को एक दिन में ज़्यादा एक बर्डन लोगों के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एक, जैसे आपने बताया कि ठाकुर कॉम्प्लेक्स में आपने ये मशीन बैठाई, विधानसभा काफ़ी बड़ा है, और ऐसे में मुंबई की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी मुंबई है जहाँ पर स्वच्छता के नाम पर कई बार बीएमसी करोड़ों रुपए खर्चा करती है। ऐसे में ये मशीन कितना सार्थक होगी? मेरे ख्याल से 100% सार्थक होगी। इसके 2 कारण हैं। एक तो उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1 जनवरी से कचरा उठाने का काम महापालिका बड़े सोसाइटी में बंद करने वाली है। और मुझे जो अनुभव है लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है उसको लोगों ने सकारात्मक भाव से प्रतिसाद दिया है। लोगों ने ये कहा है कि हम हमारे भी बदलाव लाएंगे, लेकिन भारत अपनी मुंबई अभी स्वच्छ करके रहेंगे। इस प्रकार की जनभावना से पूरी मुंबई की, महाराष्ट्र की जनता काम कर रही है। महानगर पालिका ने 1 जनवरी से कचरा उठाने के काम पर प्रतिसाद लगाई, साथ ही उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है कि सभी जो गृह निर्माण सोसाइटियां हैं, बड़ी सोसाइटियां, वो कचरा निपटारण के लिए कोई व्यवस्था करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। आपके द्वारा, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 7 सोसाइटी का है जहाँ पर आपने ये मशीन लगाई है, बाकी जगह के लिए अतुल भातखलकर जी क्या करेंगे? नहीं, जो सोसाइटी को मदद की आवश्यकता है वहाँ कुछ न कुछ मदद ये मार्ग से, नहीं तो और कोई मार्ग से करने का मैं ज़रूर प्रयास कर रहा हूँ। मैंने सभी सोसाइटियों से बात भी किया है और हर सोसाइटी अलग अलग प्रकार का टेक्निक उसमें यूज़ कर रही है। कई जगह पर जो सूखा कचरा है उसका ये करने के लिए अलग पद्धति का मार्ग वो ले रहे हैं, और अलग अलग कंपनियाँ भी इसके लिए आगे आ रही है। मुझे लगता है इससे आसानी से मार्ग निकल जाएगा। आसानी से मार्ग निकल जाएगा, कचरा मुक्ति, मुझे लगता है कि मुंबई कचरा मुक्त हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जनता भी स्वच्छ भारत के तरफ सकारात्मक भाव से देख रही है। अगर बात की जाए कांदिवली पूर्व विधानसभा में, तो एज ए विधायक अब तक किन किन योजनाओं पर काम चल रहा है? नहीं, मैं विधानसभा के अंदर गत 3 बरस में जो योजनाओं का काम किया है वो बताने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन एक बात तो ऐसा है कि मैक्सिमम जो रास्ते हैं वो सीसी करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ठाकुर कॉम्प्लेक्स में भी उसकी आने वाले दिन में शुरुआत होने वाली है। साथ में समतानगर पुलिस स्टेशन के पीछे रिटेनिंग वॉल का काम चालू हुआ है। उसके बाद सर्विस रोड का काम होगा और वहाँ एक अच्छा प्रवासी बस स्थानक का निर्माण होगा। साथ साथ में सीओडी का जो एक जटिल प्रश्न था कांदिवली पूर्व में और मालाड पूर्व में, वो हमने पूरी तरह से सुलझाया है। वो प्रश्न हमने कायम के लिए ख़त्म कर दिया है। और इसके लिए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। झुग्गी झोपड़ियों में टॉयलेट बांधने का काम होगा, शेड का निर्माण होगा। जो हाउसिंग सोसाइटी का इलाका है वहाँ रास्ते, फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई, कई जगहों पर ऐसे सभी प्रकार के काम हमने चालू किए हैं।
आपने काम चालू किए हैं, आपने कहा कि इतने 3 सालों में इतने काम हैं, गिनाने लगेंगे तो शायद समय लगेगा, लेकिन विकास की बात की जाती है, सबका साथ सबका विकास, जो आपकी पार्टी का, आप लोगों का सबका नारा था चुनाव के दौरान। विकास में जो मूलभूत सुविधाएं आती हैं, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, जैसे आपने कहा सीसी के लिए आप काम कर रहे हो, इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता किस तरह रूबरू हो रही है आपसे? नहीं, जैसा मैंने एक नई योजना लाई कि झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, गली के अंदर अभी तक लाइट नहीं रहती थी, क्योंकि महापालिका की भूमिका ये रहती थी कि हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं और गली ये स्ट्रीट नहीं है, रास्ता नहीं होता है महापालिका के व्याख्या के अनुसार। और उसके लिए वहाँ मैंने सौर दिवे का प्रयोग किया, पहला पायलट प्रोजेक्ट किया और वो पूरी तरह से हिट हुआ। आज पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा में झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, गली के अंदर भी सभी प्रकार का लाइट प्रकाशमान इस प्रकार का हुआ है, उससे लोगों को राहत मिली है। विशेषता मेरा जो भगिनी वर्ग है उनको मॉलेस्टेशन से लेकर बाकी सभी चीज़ों से बड़े पैमाने पर छुटकारा मिला है। साथ साथ में मैंने सभी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर और जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग एरिया है वहाँ सीसीटीवी बिठाने का काम का प्रारंभ किया है, सरकार ने भी किया है और मैंने मेरे फंड से भी सीसीटीवी बिठाने का काम किया है। और इसके लिए ऐसे अलग अलग प्रकार के जो विकास काम है कि शौचालय की निर्मित हो। मुझे बहुत आनंद होता है कि जब मैं विधायक बना तब पूरे विधानसभा के अंदर 3 जगह के ऊपर महिला वर्ग ये खुले पर शौच के लिए जाते थे, लेकिन 1 बरस के अंदर तीनों जगह पर मैंने टॉयलेट की निर्मित करके ये ODF मुक्त कांदिवली पूर्व विधानसभा ये मैंने करके दिखाई। इसका भी मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व होता है। और इसके लिए ऐसे छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े कामों तक हमने पूरे विधानसभा के अंदर विकास काम की झड़ी लगाई है। बिल्कुल विकास काम की झड़ी लगाई है भातल खलगर साहब। अगर बात की जाए गुजरात चुनाव की, आज गुजरात में प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, क्या लगता है जिस तरीके से मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 50 के ऊपर हुए हैं मतदान प्रतिशत आए, ऐसे में क्या लगता है बीजेपी की क्या पोजीशन होगी? भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीट लेकर गुजरात में सरकार बनाएगी। ये काले पत्थर की सफ़ेद लकीर है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस और हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है आगे रोड़ा बन रहे हैं, मुझे लगता नहीं। सेक्शन ऑफ द मीडिया राहुल गांधी को बहुत बड़ा है ऐसा दिखा रही है, लेकिन मुझे तो उनके ऊपर तरस आती है कि ये ऐसी बात है कि IAS को बैठने वाले लड़के को अभी लिखने को अच्छा आता है, उसको बोलने को आता है और ये कह के उसको IAS के परीक्षा में वो अभी यशस्वी हो जाएगा, ऐसे कहने जैसा है। जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, देश के सबसे पुरानी पार्टी का जो अखिल भारतीय अध्यक्ष होने जा रहा है, वो अभी भाषण ठीक तरह से देता है, उस पर गलती नहीं करता है। ये कहकर यदि वो अच्छे बन रहे ऐसा कहना दिखा दे तो उनको वो जो उनको कहना वो कहे। लेकिन गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी 150 से ज़्यादा सीट लेकर चुन के आना ये 100% तय है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बयानबाजी तो कांग्रेस ने चालू की है। हम गुजरात का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस चुनाव को जातिगत का स्वरूप किसने दिया? वो कांग्रेस ने दिया। एक तरफ पटेल आरक्षण के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उनको साथ में लिया, दूसरी तरफ जो OBC आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको साथ में लिया। एक दूसरे से पूरा कांग्रेस ने गुजरात का चुनाव ये आउटसोर्स किया था। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो कभी मंदिर में जाते नहीं, वो गुजरात के चुनाव में हर गांव में जाकर मंदिर में जाने का प्रारंभ किया। मंदिर में जाना और चुनाव का क्या संबंध है? और इसके लिए ये चुनाव ये धार्मिक मुद्दे पर, जात के मुद्दे पर लड़ाने का एक घिनौना प्रयास कांग्रेस ने किया है। हमने ये चुनाव विकास के मुद्दे पर और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा। विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी गुजरात चुनाव लड़ रही है। हालांकि पहले भी बीजेपी ही शासन में थी वहाँ पर। अतुल जी, एक सवाल ये बनता है कि महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार ने घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन क्या वजह मानते हैं कि आज भी किसानों को अब तक जो है कर्ज माफ़ी पूर्ण रूप से मिल नहीं पा रही है? ऐसा है, पहली बात तो ऐसी है कि 2007-8 में जो कर्ज माफ़ी हुई थी, वो कर्ज माफ़ी पूरी होने के लिए लगभग 2 से ढाई बरस लगे। ये वस्तुस्थिति है। हमने कर्ज माफ़ी की घोषणा की, लेकिन हमारी कर्ज माफ़ी ये उनकी पहले वाले कर्ज माफ़ी से बहुत ज़्यादा है। उनकी कर्ज माफ़ी 7,000 करोड़ की थी, हमारी कर्ज माफ़ी लगभग 30,000 करोड़ की है। ये पहली बात। दूसरी बात, उनकी कर्ज माफ़ी और हमारी कर्ज माफ़ी में ये फ़र्क है कि उन्होंने तो जिसका कर्जा रह गया था उनको माफ़ करने का प्रयास किया,
लेकिन हमने जिन्होंने कर्जा चुकाया है उनको शासन नहीं होना चाहिए, उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको भी हमने प्रोत्साहन पर अनुदान करके 25,000 रुपये देने का काम चालू किया है। और जहाँ तक कर्ज माफ़ी पूरी होने की बात है, मैं आपको बोलता हूँ लगभग 49 लाख किसानों के एप्लीकेशन ये वैलिड हुए हैं, उसमें से 30 लाख से भी ज़्यादा किसानों के बैंक अकाउंट पे पैसा गया है। आज शनिचर है, कल रविवार है, आज और कल भी पूरे बैंक महाराष्ट्र के चालू है, किसानों के बैंक अकाउंट पर पैसा इकट्ठा होने का काम चालू है। आने वाले 10-15 दिन के ऊपर महाराष्ट्र के सभी किसानों को कर्ज माफ़ी 100% मिल जाएगी। कम से कम समय में कर्ज माफ़ी देने का ये भी हमारा एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये आपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 3 साल में उन्होंने कितना विकास किया है महाराष्ट्र का? देवेंद्र फडणवीस ये महाराष्ट्र के इतिहास में एक सबसे प्रामाणिक, कार्यक्षम और एक नम्रतापूर्व इस प्रकार के मुख्यमंत्री है, और इसके लिए उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने 3 बरस में बहुत सारी प्रगति की है। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ कि महाराष्ट्र में ये हम सभी को पता है कि अक्टूबर-नवंबर महीने से ही महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में टैंकर सक्रिय होते थे, लेकिन आज हमने देखा है कि दिसंबर ख़त्म होने पर आया है महाराष्ट्र के सिर्फ 4 जिला के बीच में, और वो भी 40-50 टैंकर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि जलयुक्त शिवार की योजना के कारण ये महाराष्ट्र लगभग अकाल मुक्त हुआ है। आने वाले 2 बरस में हम पूरा महाराष्ट्र जैसा टोल मुक्त किया वैसा टैंकर मुक्त भी करेंगे। बाकी ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इसका काम चालू हुआ है। आने वाले 1 महीने में कोस्टल रोड का काम चालू होगा। बांद्रा वर्सोवा कोस्टल रोड के टेंडर अभी निकलने के कगार पे है। नावा शेवा शिवड़ी उसका काम टेंडर दिया, जनवरी से काम चालू होगा। मेट्रो का काम तो कितने गति से चल रहा है, ये पूरे मुंबई कर जनता MMRDA का रीजन देख रहा है। समृद्धि महामार्ग का काम भी आने वाले 3 महीने के अंदर चालू हो जाएगा, और उसे मुझे लगता है किसान हो, मजदूर हो, गोरगरीब हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र बहुत तेज़ी से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। विकास कर रहा है, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना किसान कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करती, बयानबाजी करती। नहीं, वो घेरने की कोशिश करते होंगे उसमें, लेकिन वो नाकामयाब होते हैं, वो यशस्वी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो दामन है वो हमारा दामन 100% साफ है। और इसके लिए जिनको आलोचना करनी है उनको करने दो। कई लोग ये सोचते हैं कि हम सत्ता में भी बैठेंगे और आलोचना भी करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में जैसे 3 बरस के सभी चुनाव में जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, नांदेड़ हो, चंद्रपुर हो, पनवेल हो, मुंबई हो या और कौन सा चुनाव हो, आने वाले चुनाव में भी जनता इसका करारा जवाब ऐसे सभी शक्तियों को जरूर देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि गुजरात चुनाव बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में लगातार 3 सालों में विकास हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कार्यकुशल और सक्षम नेतृत्व के सीएम हैं, और जिस तरीके से खुद अतुल जी अपने विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर काफ़ी तत्पर हैं, ताकि जनता और जो महिलाएं, सबसे विशेषकर इनका जो उद्देश्य है वो महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का विकास किस तरह से हो, उस पर कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।